सर IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, याद रखो, ज़मीन और बिल्डिंग। सही है, कोई तीसरी चीज़ नहीं आती है। ज़मीन और बिल्डिंग जो है सिर्फ ये दो चीज़ें आती हैं। सही है। अब अगर कोई प्लांट है वो आपने जो है किराए पे दिया हुआ है तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ना, प्लांट और मशीनरी वोंट बी कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी। अब सर अगर तो प्रॉपर्टी आपने खुद के इस्तेमाल के लिए, बिजनेस ने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है तो दैट वुड बी कॉल्ड ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो IS 16 में डील होगी। सही है। और अगर ओनर ने जो है वो प्रॉपर्टी अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, किराए पर या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है तो दैट वुड बी कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सही है। अब सर हम लोग बात कर लेते हैं कि IS 40 के तहत जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो डे वन पे आप उसको किस वैल्यू पर मेजर करोगे। तो सर मोर और लेस वही रूल्स होते हैं जो IS 16 वाले PPE के होते हैं। पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी कॉस्ट या इनकम इनकर होगी उसे आप जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। सही है ना। सिवाय तीन चीज़ों के, रिफंडेबल टैक्सेस, एबनॉर्मल चार्जेस, नॉन इंसिडेंटल चार्जेस, आप उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। अच्छा सर सब्सिक्वेंटली आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पर मेजर करते हो। सर दो मेथड्स है, कॉस्ट मॉडल हो गया या फेयर वैल्यू मॉडल हो गया। सही है ना। सर कॉस्ट मॉडल पे आप क्या करते हो, सर वही रूल्स हैं जो आपके IS 16 वाले PPE के रूल्स हैं। सही है। सर फेयर वैल्यू मॉडल पे आप जब रखते हो तो क्या करते हो, सर फेयर वैल्यू मॉडल पे जब आप रखते हो तो आप जो भी फेयर वैल्यू का चेंज है हर साल उसको रीवैल करते हो हर रिपोर्टिंग डेट पर, विद द चेंज इन फेयर वैल्यू टू बी चार्ज इन P&L। मगर याद रखो डेप्रिसिएशन जो है ना वो चार्ज नहीं करते हो फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर। अनलाइक IS 16 का जो रिवैल्यूएशन मॉडल है, डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल पे। अच्छा सर अब सवाल ये पैदा होता है, ये बड़ी अहम चीज़ है जो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर लेट्स से आपके पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं तो क्या आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस प्रॉपर्टी को चाहो कॉस्ट पे रखो, जिसको चाहो फेयर वैल्यू पर रखो। अगर लेट्स से मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं बोलता हूँ 6 प्रॉपर्टीज़ जो मेरी डिफेंस वाली हैं उसको मैं फेयर वैल्यू पर रखूँगा और बाकी जो 4 प्रॉपर्टीज़ मेरी कटी पहाड़ी वाली हैं इसको जो है मैं कॉस्ट पे रखूँगा। इज़ इट पॉसिबल? नो, द आंसर इज़ नो। तीतर बटेर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ या तो पूरी की पूरी आपकी कॉस्ट पे रहेंगी या पूरी की पूरी आपकी फेयर वैल्यू पर रहेंगी। ठीक है ना। सही है। अच्छा सर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि बाज़-औक़ात आपकी जो है प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू मालूम ही नहीं हो सकती है ड्यू टू एनी रीज़न, रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो वो एज एन एक्सेप्शन आप उसको कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हो। बट एज अ जनरल रूल तुम्हारे लेवल के लिए सर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी अक्रॉस द बोर्ड दे वुड ईदर बी कैलकुलेटेड एट केप्ट एट फेयर वैल्यू और दे वुड ईदर बी केप्ट एट कॉस्ट मॉडल। अच्छा सर अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि सर अगर लेट से आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे थे, अब क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के तहत आप फेयर वैल्यू पर जा सकते हो। आप कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, आप फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना चाहते हो, जा सकते हो। या अदर वे राउंड, आप फेयर वैल्यू मॉडल पे थे, आप कॉस्ट मॉडल पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। सर याद रखो आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू पर तो जा सकते हो बट फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे नहीं आ सकते अनलेस लॉ रिक्वायर कर दे कि भाई आपको जाना ही जाना है। सही है। सर उसकी वजह क्या है, सर उसकी वजह क्या है, आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू पर जा सकते हो, फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप पॉलिसी उस वक्त तक चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप ये जस्टिफाई ना कर सको कि नया मेथड पुराने से बेहतर है। अब आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू पर जाते हो तो आप ये तो जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई फेयर वैल्यू बेहतर है कॉस्ट से, बट यू कांट जस्टिफाई द अदर वे राउंड कि भाई कॉस्ट फेयर वैल्यू से बेहतर। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। हाँ कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो तो आई एम नॉट गोना डिबेट ऑन दैट, ठीक है ना। अच्छा सर अब सवाल ये पैदा होता है चेंज इन पर्पस, जो एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है कि सर लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी जो है आपने खुद के इस्तेमाल के लिए ली हुई थी, अब आप उस प्रॉपर्टी को जो है किराए पर लगा रहे हो तो हाउ यू वुड बी ट्रीटिंग दैट प्रॉपर्टी। चेंज इन पर्पस हो गया ना। देखो एक ही प्रॉपर्टी है, इरादों पर जो है ना स्टैंडर्ड आपका चेंज होता है। अगर आपने उस लेट से आपने एक बिल्डिंग खरीदी हुई है, कुछ फ्लैट्स वगैरह आपने खरीदे हुए खरीदो फरोख्त के लिए, तो ये प्रॉपर्टी जो है आपकी IS 2 में डील होगी। द पॉइंट यू डिसाइडेड कि वो जो आपके फ्लैट्स हैं दे वुड बी यूज्ड फॉर ऑफिसेज, द IS 16 वुड बी अप्लाइड। द पॉइंट यू डिसाइडेड कि ये फ्लैट्स जो हैं आप किराए पर लगाओगे तो दे वुड बी एक्चुअली क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। द पॉइंट यू डिसाइडेड कि यार आपने इसको डिस्पोजल करना है, ये IFRS 5 में डील होगा, मगर ये वाला जो आखिरी वाला है इसको छोड़ दो, फिलहाल बुरा ख्वाब समझ के छोड़ दो। IFRS 5 क्या होता है क्योंकि अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो बस ये चीज़ याद रखो कि सर अगर प्रॉपर्टी में आपका हो रहा है इरादों में कि आपकी इन्वेंट्री थी और अब आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो तो 16, तो हाउ यू वुड बी
ट्रीटिंग दिस चेंज इन पर्पस, या 16 में थे अब आप 40 में जा रहे हो, तो हाउ यू वुड बी ट्रीटिंग दिस चेंज इन पर्पस। तो सर इसके ऊपर कुछ रूल्स हैं, सही है, इसको मैं क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। सर 16 या 2, IAS 16 या 2 में आप थे, अब IAS 40 में आप दो ही तरीके से जा सकते हो ना, या तो कॉस्ट मॉडल पे जाओगे या फेयर वैल्यू मॉडल पे जाओगे, ऐसा ही है ना। तो सर याद रखो, अगर 16 या 2 से आप 40 कॉस्ट मॉडल पे जाते हो तो सिर्फ नाम का चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ नाम का चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप 16 या 2 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे जाते हो तो सिर्फ नाम का चेंज है, डेबिट क्रेडिट का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर देना, पीपी और इन्वेंट्री क्रेडिट कर देना, दैट्स इट, बाकी कोई चेंज नहीं है। बट अगर सर आप 16 या 2 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे जाते हो तो फिर मॉडलिटीज हैं, फिर आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल करना है। अच्छा सर वो क्या ख्याल करना है आपने, लेट्स हैव अ क्विक लुक। ये मैंने रूल्स वगैरह भी लिखवाए हुए हैं, ये मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है ऑलरेडी। सर अगर आप 16 से 40 के फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना चाहते हो तो याद रखो, ऑन द डेट ऑफ रीक्लासिफिकेशन आपने 16 के तहत ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और 16 के तहत ही आपने फेयर वैल्यू का चेंज निकालना है। इसका मतलब ये है कि 16 के तहत ही जो भी फेयर वैल्यू का चेंज आएगा दैट वुड बी चार्ज्ड इन OCI, और जब आप फेयर वैल्यू पर 16 के तहत लेकर आ जाओगे तो फिर आपने IAS 40 में शिफ्ट करना है। अच्छा इधर एक बड़ी अहम चीज़ है कि सर अगर मैं 16 में कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहा हूँ तो क्या फिर भी मुझे 40 के फेयर वैल्यू पे जाने के लिए 16 के तहत फेयर वैल्यू करना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। चाहे आप 16 के लिए कॉस्ट मॉडल ही यूज़ क्यों ना कर रहे हो, इफ़ यू आर टू चेंज योर पर्पस एंड चेंज योर मॉडल टू IAS 40 फेयर वैल्यू, तो आपने PPE के तहत एट द डेट ऑफ रीक्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू पर आना है। इसका मतलब ये है कि PPE के तहत फेयर वैल्यू पर आने का मतलब ये है कि जो भी सरप्लस का चेंज होगा दैट वुड बी चार्ज इन OCI, और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर जाना है। अच्छा सर इसके बाद अगर आप जो है 2 से 40 पे जाना चाहते हो तो सर रीक्लासिफिकेशन डेट पर इन्वेंट्री जो है आप उसको उसके IAS 2 के तहत वैल्यू करोगे, मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर, और जो भी आपकी वैल्यू आएगी उससे आपने शिफ्ट कर जाना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर। अच्छा मुझे ज़रा एक फीडबैक दो, जल्दी से बताओ, अगर तुम इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर जा रहे हो तो नॉर्मली आइडियली यूजुअली वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? नॉर्मली आइडियली यूजुअली इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तहत गेन आएगा, लॉस आएगा? एनी इनपुट? एनी इनपुट? सर नॉर्मली गेन आएगा आपको इन्वेंट्री से जब तुम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर जा रहे होगे। सर गेन क्यों आएगा? गेन क्यों आएगा? क्योंकि सर इन्वेंट्री मेजर होती है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर, तो वो वैसे ही लोअर पे हुई होगी, और फेयर वैल्यू इसका मतलब है नॉर्मली प्रॉपर्टी के केस में ज़्यादा होती है। तो जब तुम इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जाते हो तो नॉर्मली गेन आएगा। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि MCQ में बाज़-औक़ात जो है वो पूछा जा सकता है। अच्छा सर अगर तुम 40 से 16 पे जाना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, रीक्लासिफिकेशन के वक्त जो भी 40 की वैल्यू होगी उससे तुमने जो है PPE को या इन्वेंट्री को डेबिट कर देना है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट करना है। दैट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, सही है। अच्छा सर अब इसमें IAS 40 में एक और बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, आई विश इधर मेरे पास हैंडआउट्स हों तो वो मैं तुम्हें दिखा भी दूँ। जॉइंट यूज़ प्रॉपर्टीज़, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जामिनर इस दफ़ा जो है ना इसके ऊपर कुछ जो है वो तुमसे बड़ा अच्छा सवाल एक पूछ सकता है। हाँ सर नाउ दिस इज़ समथिंग, in fact this is the last or second last area of IAS 40। सर मैं चाहूँगा इधर बहुत फोकस्ड होके सुने आप लोग। अच्छा ये सारे हैंडआउट्स वगैरह मैंने आपसे शेयर किए हैं, राइट? सर सवाल ये पैदा होता है अगर तो आपने एक प्रॉपर्टी है जो आपने कुछ हिस्सा किराए पे भी दिया हुआ है और कुछ हिस्सा खुद भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि सर आप वो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो एक ही है, तो टेक्निकली दैट प्रॉपर्टी इज इन जॉइंट यूज, सम प्रॉपर्टी इज ओनर ऑक्यूपाइड एंड सम पार्ट हैज़ बीन रेंटेड टू अदर्स। सो द क्वेश्चन इज कि सर हाउ यू वुड बी ट्रीटिंग दिस जॉइंट यूज प्रॉपर्टी, वेदर यू वुड बी completely classifying this property as investment property or whether you would be classifying that property completely as
IS16 property, or you would partially be classifying some part as PP, some part as investment property? How you would be classifying this? तो सर इसका बड़ा स्टेप बाय स्टेप आसान सा रूल है, ये याद रखना। ये इनफैक्ट मेसोपोटामिया का जो क्वेश्चन है उसमें भी इस चीज़ को उसने टेस्ट किया है। सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, वो जो आपकी जॉइंट यूज़ प्रॉपर्टी है ना, एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से मेरी एक जो है वो बिल्डिंग है, वो लेट्स से 5 स्टोरी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या 4 स्टोरीज इंफ्रास्ट्रक्चर है, 4 फ्लोर्स पर मबनी है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, जो जॉइंट यूज़ प्रॉपर्टी है ना, पहले तो तुम देखो कि क्या वो जो प्रॉपर्टी जॉइंटली यूज़ हो रही है, क्या उसके पोर्शंस जो तुमने जो है बनाए हुए हैं, क्या वो सेपरेटली सेल या लीज आउट हो सकते हैं, उनके कागजात अलग से बन सकते हैं तुम्हारी आसान से तुम्हारे लेवल पर। इफ़ द आंसर इज़ यस ना, तो बोला कोई मसले वाली बात ही नहीं है कि भाई, क्योंकि पोर्शन के कागजात अलग से बन सकते हैं, जैसे 4 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर के कागजात अलग से बन सकते हैं, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। भाई जो प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल के लिए रखी हो खुद की, उसको 16 में डाल दो, और जो प्रॉपर्टी आपने किराए पे दी हुई है उसको 40 में डाल दो। बड़ी आसान सी चीज़ है। मसला कब आता है? जब कागजात अलग से नहीं बन सकते। जैसे आजकल हमारे यहाँ जो है कराची में ये पोर्शन वगैरह पे बड़ा इशू चल रहा है ना, अलग से लीज नहीं हो सकती है। तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है? तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तो वो पोर्शन, जैसे 4 फ्लोर्स हैं, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, अगर तो वो अलग से लीज या सेल नहीं हो सकते, तो अब कैसे हम लोग बाइफरकेट करेंगे? तो स्टैंडर्ड बोलता है तुम देखो सिग्निफिकेंस किसकी है, कौन सा पोर्शन सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जैसे 4 फ्लोर हैं, तो उसमें से अगर 3 जो है वो ओनर ऑक्यूपाइड है, तो स्टैंडर्ड बोलता है सिग्निफिकेंट पोर्शन इज ओन्ड बाई ओनर, तो सारे के सारे को तुम 16 में डाल दो। अगर 4 में से 3 जो है वो किराए पे दिए हुए हैं, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई सिग्निफिकेंट पोर्शन इज एक्चुअली रेंटेड, तो सारे के सारे को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दो। मसला कब आता है? मसला तब आता है जब सर बराबर हो। अब बताओ सर, 2 फ्लोर आपने किराए पे दिए हुए, 2 फ्लोर जो है आपने जो है वो क्या कहते हैं खुद इस्तेमाल के लिए रखे हुए। अब बताओ, और अलग से भी जो है वो लीज नहीं हो सकते। अब क्या करेंगे? तो स्टैंडर्ड बोलता है यहां तुमने सब्जेक्टिव जजमेंट लेनी है। तुम देखो कि तुम्हारा जो है क्वालिटेटिव बेसिस पर सब्जेक्टिव पोर्शन कहाँ है ज़्यादा, सिग्निफिकेंट पोर्शन कहाँ है। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मारफानी लिमिटेड की एक आउटलेट है, सिर्फ एक आउटलेट है। तुम मुझे बताना खुद, ये जो 4 फ्लोर्स हैं मेरे, लेट्स से 4 फ्लोर्स का मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 फ्लोर मैंने किराए पे दिए हुए, 2 फ्लोर मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर मुझे बताओ, वो जो 2 फ्लोर पे मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, वहां से सारा मेरा बिजनेस चलता है, सारा मेरा, मैं 3-4 जगहों पे, मैं यूएस में भी बिजनेस कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी बिजनेस कर रहा हूँ, यूरोप में भी कर रहा हूँ, मेरा सारा का सारा बिजनेस उस 2 फ्लोर से चलता है। और 2 फ्लोर मैंने किराए पे दिए हुए, और जो किराए का रेंटल है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू जो मैं पूरे बिजनेस से कमा रहा हूँ। बिजनेस से मैं 100 टाइम्स ज़्यादा कमा रहा हूँ। मुझे बताओ क्वालिटेटिव बेसिस पर, क्वांटिटेटिवली तो दोनों बराबर है ना, 2-2 फ्लोर्स, क्वालिटेटिव बेसिस पर मुझे बताओ सिग्निफिकेंट पोर्शन किसका है, ओनर ऑक्यूपाइड है या रेंटेड है? ऑब्वियसली ओनर ऑक्यूपाइड है। अच्छा, इसके बरक्स जबरदस्त, तुमने सही बोला, इस सिनेरियो में सिग्निफिकेंट पोर्शन ओनर ऑक्यूपाइड है। एक और एग्जांपल, मारफानी लिमिटेड की बहुत सारी आउटलेट्स है, मेरी एक छोटी सी आउटलेट, एक गोडाउन जो है ना वो इन 2 फ्लोर्स पे मैंने बनाया हुआ है, छोटा सा गोडाउन, अपने सामान वगैरह यहाँ रखता हूँ, कॉस्ट सेंटर है, कोई किराया वगैरह भी नहीं आता। अब बताओ सिग्निफिकेंट पोर्शन किसका है, ओनर ऑक्यूपाइड सिग्निफिकेंट पोर्शन है या रेंटेड सिग्निफिकेंट पोर्शन है? जबरदस्त, दैट्स सो अमेजिंग। इस सिनेरियो में जो आपका रेंटेड पोर्शन है, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो गोडाउन है आपका, आपके ऐसे पता नहीं हजारों गोडाउन होंगे, इट्स कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इन द सेकेंड सिनेरियो यू वुड बी क्लासिफाइंग योर जॉइंट यूज प्रॉपर्टी होली एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा सर, आखिरी एरिया, दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। सर बाज़-ओ-क़ात मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद एग्जामिनर ये पूछ ले, एंसिलियरी सर्विसेज। सर बाज़-ओ-क़ात ऐसा होता है कि आप जो है ना प्रॉपर्टी को किराए पर देने के साथ में कुछ एंसिलियरी सर्विसेज भी दे रहे होते हो, कुछ इंसिडेंटल सर्विसेज भी दे रहे होते हो। होटल इंडस्ट्री, होटल में आप जाते हो तो आपको कमरे के साथ जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती है ना। आपका जो है वो क्या कहते हैं, जैसे जब मैं बाज़-ओ-क़ात ऑफिशियल ट्रिप पर होता हूँ तो जो है क्या कहते हैं, हम लोग स्टे कर रहे होते हैं, जैसे मेरा लाहौर या इस्लामाबाद में आना होता है, सही है, तो सिर्फ और मैं होटल में सिर्फ कमरे के लिए नहीं जाता, मैं एमिनिटीज़ देख रहा होता हूँ कि भाई एमिनिटीज़ कहाँ अच्छी हैं।
सही है। जैसे मैं अगर तुम्हें नॉर्मली अपना बताऊं तो नॉर्मली जब स्टे कर रहा होता हूं तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि यार स्टीम बात है या नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग ये कराची वालों को नॉर्मली हम लोग गर्मी के आदी होते हैं, तो वहाँ सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो और मेरा चूँकि जो है ये ट्रेनिंग्स वगैरह से वाबस्तगी है, तो मेरा गला जल्दी पकड़ा जाता है। तो मैं हमेशा सबसे पहले मैं कमरे को नहीं देखता, मैं बोलता हूँ भले कमरा जैसा भी हो, मुझे जो है ये 2-3 एमिनिटीज़ चाहिए। तो सर अब सवाल ये पैदा होता है कि होटल वाले जो हैं वो भी किराए पर जो है वो दे रहे हैं कमरा, मगर साथ में वो एंसिलियरी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो सर इस सिनेरियो में जब आप अपनी प्रॉपर्टी तो किराए पे दे रहे हो, बट साथ एंसिलियरी सर्विसेज भी हैं, इंसिडेंटल सर्विसेज भी हैं, जैसे आपकी एमिनिटीज़ हो गई, दूसरी आपका स्विमिंग पूल हो गया, आपका स्टीम बाथ, सुहाना बाथ, आपका जिम हो गया, आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ हो गई। सिमिलरली जब आप कमरे की बात करो, रूम की बात करो, तो आपका जो है फॉर एग्जांपल वेटर आपका खुद आएगा, आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मसला हो, यू जस्ट नीड टू पिक अप द फ़ोन एंड यू जस्ट नीड टू कॉल द आई वुड से रिसेप्शन, तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, आपका एवरीथिंग इज़ वेल सेटल्ड ना। तो सर इस सिनेरियो में अगर तो जब आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, और साथ आप सर्विसेज भी दे रहे हो, तो सर इस सिनेरियो में क्या वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। सर याद रखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है। दिस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जो बिजनेसमैन होता है, दिस इज पैसिव इन्वेस्टर, वो खुद से इन्वॉल्व नहीं होता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप आराम से आप जो है उस प्रॉपर्टी के हवाले से टेंशन ही नहीं लो, कोई काम नहीं करो, वो उसकी वैल्यू बढ़ती रहे और आपको इनकम आती रहे। जहां आप एक्टिवली उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो सर इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए याद रखो आसान सा रूल, अगर तो वो एंसिलियरी सर्विसेज सिग्निफिकेंट है ना टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। सर सिग्निफिकेंट का मतलब यह है कि सर अगर तो उन सर्विसेज की वजह से आपके कैश फ्लोस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, कि अगर आप सर्विसेज बुरी दोगे तो सर कस्टमर भाग जाएगा, आपका रेंट नहीं मिलेगा आपको। तो अगर तो सर्विसेज का इंपैक्ट इतना ज्यादा है, तो फिर ईमान रख लो वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। मुझे बताओ जल्दी से, होटल इंडस्ट्री, अगर किसी होटल की सर्विसेज अच्छी ना हो तो मुझे बताओ क्या होटल में कोई जाएगा, चाहे कमरे A1 हो? जल्दी से मुझे बताओ। दैट्स सो अमेजिंग, नहीं जाएगा। इट मींस होटल इंडस्ट्री की जो प्रॉपर्टीज है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई नहीं होती, वो पीपी क्लासिफाई होती हैं। जबरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा एक घर था, मैंने फ्लैट लिया हुआ था फॉर एग्जांपल, या मैंने एक घर बेंगलो था मेरा, मैंने किराए पर लगाया हुआ था। मैंने जो है क्या किया कि वो एक गार्ड भी बिठा दिया, सही है। अब गार्ड जो है ना, वो अल्लाह का बंदा, वो जो है क्या कहते हैं, हर वक्त सोया पड़ा रहता था, काम ही करके नहीं दे। तो मुझे बताओ वो जो गार्ड, अगर मैंने एक सर्विस दी है ना, मैं गार्ड जो है मैंने वो जो टेनेंट है उनको जो है वो मैंने एक सर्विस दी है कि हाँ यार सही है, 25,000 का गार्ड मेरी तरफ से। मुझे बताओ अगर तो वो गार्ड सोया पड़ा रहता है तो क्या उसकी वजह से मेरे किराएदार कम होंगे? बताओ। नहीं होंगे भाई। क्यों होंगे? नहीं होंगे भाई। सही है, उनको भी पता है कि यार ये गार्ड अगर ठंड खो रहे है, सही है, काम नहीं करता, तो ये बेचारे लैंडलॉर्ड की क्या, वो बोलेगा सही है भाई हम अपना चौकीदार बिठा देते हैं, भाई तू जा यार, तू सोता रहे। ऑब्वियसली नहीं होगा ना इम्पैक्ट भाई। एक छोटा सा एक 25,000 के गार्ड की वजह से आप 4-5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना खराब करोगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। तो सर दिस इज इट फ्रॉम माई साइड विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आई एम श्योर आप लोगों का क्विक रिविजन हुआ होगा।